बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुशामदीद। प्रोग्राम में कुछ ख़ास बातों पे हम अमूमी से तबसरा करते हैं। फिर लताफ़ सिद्दीकी साहब कैनेडियन न्यूज़ के चीफ एडिटर हमारे साथ होते हैं। और आज तीसरे सेगमेंट में हमारे मेहमान होंगे फैसल मजीद साहब, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं। इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है इस हवाले से और कुछ इकॉनमी के हवाले से उनसे बात करेंगे। जेआईटी का फैसला आ गया और 10 तारीख को आया। 3-4 रोज़ गुजर चुके हैं। मामला वैसे का वैसा ही है। अपोजिशन की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी तेज़ होती जा रही हैं। शिद्दत भी आ रही है बयानात में। डिफेंसिव पे है गवर्नमेंट, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी कह रहे हैं कि हम जो चीज़ शिक बाय शिक और जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में जो हैं वो बयान देंगे। अपोजिशन की मुलाकातें रहीं और ख़ासा प्रेशर रहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन काबीना का आज का जो इजलास हुआ उसमें जो है वो अटल फैसला प्राइम मिनिस्टर का कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। पहले पीटीआई जो है वो बात कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब और जो स्पीकर कौमी असम्बली है या सादिक साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि सब इस्तीफ़ा दें। लेकिन आज बाबर अवान साहब कहते हैं कि इस्तीफ़ा ना दें बल्कि नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का कहना है कि नया वज़ीर आज़म कोई भी हाउस से जो है वो चुन लिया जाए और प्राइम मिनिस्टर असाइन हो जाएं और उसके बाद इलेक्शन तक जो है यूं ही मामला जो है वो चलता रहे। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। कोशिश जो है अपोजिशन की बहुत है, प्रेशर बढ़ रहा है, वाकई गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, अगर जितनी चीज़ें जेआईटी में आई हैं वो साबित हो जाती हैं, उनकी अथेंटिसिटी जो है वो कोर्ट में साबित हो जाती है, तो फिर कोई चांस भी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास या शरीफ ख़ानदान के पास कम इक़्तिदार में रहने का। काउंटर अगर इनकी कोई दलीलें ऐसी आती हैं, कुछ शवाहिद ऐसे आते हैं, फिर एन मुमकिन है। लेकिन इतनी बातें हो चुकी हैं, मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा फैसला जो है वो गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कर लेना चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजी जो है थोड़ी सी और वाजे करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर जो है इस हवाले से बहुत बातें हो रही। दूसरी तरफ IMF इकॉनमी के हवाले से अच्छी रिपोर्ट्स दे रहा है। कुछ जो आलमी इदारे हैं वो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को चले गई तो फिर मसाइल होंगे, पाकिस्तान के और मसले हो जाएंगे, इंटरनेशनली मसाइल हो सकते हैं। अब ज़ाहिर है अपोजिशन तो ये कह सकती है कि इतनी रिपोर्ट्स हैं, वो गवर्नमेंट अपने इन्फ्लुएंस से जो है उसको जो है वो शाये करवा रही है। इंटरनेशनली अब पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के हवाले से भी वो थोड़ा सा डाउन हो रही है। फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन हुकूमतें आती हैं और जाती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें साबित ना हो सकें तब क्या होगा, कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है और कोर्ट उसके बाद केओस बढ़ सकता है। लेकिन वक्त लेने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और अपोजिशन इस वक्त समझ रही है क्योंकि लोहा गर्म है, तो जितनी जल्दी हो सके वो इस मामला को निपटा दें, चाहे नए प्राइम मिनिस्टर आएँ, ये प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें या फिर इंतखाबात हों, फिर सेनेट के इंतखाबात से पहले पहले जो कुछ है वो अपोजिशन जो है वो करना चाहती है। पीपल्स पार्टी का किरदार बड़ा अहम है। पहले अपोजिशन के साथ भी बात कर रही है, लेकिन अभी वो कह रही है कि नहीं, इलेक्शन जो है वो टाइम पे होना चाहिए। लेकिन वो फ़ायदा ले रहे हैं, मैं वो वक्त के साथ वो जिसे कहते हैं ना कि एक वेट एंड सी वाली सिचुएशन है, लेकिन उसका फ़ायदा बहरहाल इसमें पीपल्स पार्टी को होता नज़र आ रहा है। और तहरीक इंसाफ के लिए उनकी ज़रूर इस सवाल से मोराल तो बहुत अप हुआ है कि जो कुछ वो कह रहे थे वो जेआईटी में शामिल है। लेकिन इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उसके ऊपर जो है अगर वो कार्रवाई जल्दी जल्दी होती है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकल आती हैं, तो फिर थोड़ा सा मसला इमरान खान साहब के लिए भी हो सकता है। लेकिन एट द मोमेंट जो है सूरत हाल जो है वो अपोजिशन इसमें फ़िलहाल मुझे हावी नज़र आती है। उधर जनाब जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी उन्होंने बातें की फ़ौज के हवाले से और अदलिया के हवाले से, और ख़ास उनकी ऐसे मौके पे ख़ास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है और उनको फिर कोई जवाब नहीं देता। मतलब जिन क़ुव्वतों पर वो जो है इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं वहाँ से भी ख़ास जवाब नहीं आता। वो कहते हैं कि सियासतदान ही कुर्बानी देते हैं, ना जज ना जर्नैल, इन्होंने आज तक कोई कुर्बानी या उनका एहतसाब नहीं हुआ। उनकी बात में किसी हद तक जो है वज़न ज़रूर है, लेकिन क्या कीजिए, ऐसा ही होता है। सियासतदान भी नारोज़ करवा लेते हैं और जजेस और फ़ौज के हवाले से तो खैर कभी रिवायत है ही नहीं कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हो। खासी बारिशें पाकिस्तान में हो रही हैं, 19-20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और पूरे मुल्क में, ये नहीं कि एक जगह पे खासी जो है वो बारिशें, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। और मानसून में अक्सर औक़ात ऐसे मामलात हो जाते हैं, हर साल होते हैं और हर साल जो हैं इस किस्म के वाक़यात आते हैं कि लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। गवर्नमेंट अपनी इतनी कोशिशें करती है, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं कहीं अवाम भी जो है थोड़ा सा मुज़ाहरा नेग्लिजेंसी का करते हैं कि जहाँ जहाँ वो घर बने होते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोड्स के मुताबिक नहीं बनी होती हैं। लेकिन क्या कीजिए, गुरबत जहाँ पे होती है, मसाइल होते हैं, तो वहाँ इस किस्म के मामलात भी होते हैं। हुकूमतों के जो बुनियादी फ़राइज़ यही हैं कि लोगों को जो है सहूलतें दी जाएँ, उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए, मेडिकल की सहूलतें, लेकिन उस पर तवज्जो क्या करें, 70 साल से कम ही दी जा रही हैं।
कनेडियन हाई कमिश्नर ने आज आर्मी चीफ से मुलाकात की है बाहमी सूरत हाल के हवाले से। बहुत कम ऐसा होता है कि हाई कमिश्नर की, मैं पहली दफ़ा शायद या दूसरी दफ़ा सुन रहा हूँ कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई हो और उन्हें पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के हवाले से जो कोशिशें उसकी उन्होंने तारीफ़ भी की है। और चीन ने कल एक बयान था कि कश्मीर के हवाले से वो तामीरी किरदार जो है वो अदा करना चाहता है, ये एक बयान था। आज भारत ने इस हवाले से उस पेशकश को मुस्तरद किया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ तो हम इस हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन चीन का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। चीन ने पहले अफ़गानिस्तान के हवाले से भी मीडिएशन के हवाले से बात की थी, पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया था। तो कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनली भी और बहुत जगह पाकिस्तान फ़ोरम पे आवाज़ उठाता है और ये भी कहता है कि पाकिस्तान और भारत मिलके जो है इसका जो मेन कंसर्न जो लोग हैं वो पाकिस्तान और भारत ही हैं, तो दोनों को मिलके इस मसले का हल बहरहाल अब निकल आना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा मसाइल इसकी वजह से हैं, जंगें भी इस हवाले से हुई हैं, वहाँ फिर इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत सी शिकायत हैं। तो दोनों मुल्कों को इस हवाले से ज़रूर, और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनको भी इस हवाले से पाकिस्तान की जो है और भारत दोनों की मदद करनी चाहिए। और सरफराज अहमद कहते हैं कि मुस्तकबिल में काउंटी जो है वो खेलने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़ा अरूज चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद देखने में आया है। अब देखना कि आगे जो डिफरेंट होंगे मुकाबले उनमें पाकिस्तान कैसी कारकर्दगी दिखाता है। अब टेस्ट टीम के कप्तान जो हैं वो भी सरफराज अहमद बन गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी कामयाबी का जो तसलसल है उसको वो बरकरार रखेगा। ये कुछ खास खबरें थी जिन पे हमने तबसरा किया। थोड़ी देर में नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ होंगे कनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़ सिद्दीकी साहब। स्टे ट्यून। कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुशामदीद। और सेकंड सेगमेंट में आपके इल्म में है कि हमारे साथ हुआ करते हैं कनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़ सिद्दीकी साहब, और उनसे अभी आजकल जो मामला ज़ाहिर है JIT का ही ज़्यादा चल रहा है, तो उसी वाले से बात करेंगे। लताफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लताफ़ साहब, JIT की रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद दोनों तरफ से बयानात भी खासे, और आज तो मुतालबा जो है कहा कि अब वज़ीर-ए-आज़म ना बदलें, अब तो आप इलेक्शन ही नया करवा लें। और दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे, उनका ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर बदल जाए लेकिन इलेक्शन वक्त पे ही हों। और इस किस्म के मामलात, और गवर्नमेंट कभी बैकफुट पे जाती है कभी फ्रंट फुट पे जाती है। तो अभी जो इतने दिन 10 तारीख के बाद आज तक की जो सूरत हाल है, किस तरह सम अप करेंगे आप उसको? देखिए, मैं समअप इस तरह से कर सकता हूँ कि इस सूरत हाल को मैं दो लफ्जों में कि खराब और गैर यकीनी। सही। और दूसरा जो जुमला मेरा है वो ये है कि इस सूरत हाल को ये कह सकते हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी, वहां कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, अब दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप बेचैन हैं, परेशान हैं, आप अपने नाज़रीन को अपडेट करना चाहते हैं, इस तरह पाकिस्तान में या पाकिस्तान में रहने वाले सभी पाकिस्तानी फिक्रमंद हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि वहां अब क्या होगा। पुराना सवाल है लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा नया और अजीब किस्म का सवाल है। और वो ये सोच रहे हैं कि क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम डिरेल हो जाएगा या एक नई सियासी हुकूमत कायम होगी, जैसे आपने कहा कि माइनस नवाज शरीफ फार्मूला है, और या कोई और सूरत हाल हो सकती है, या नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है। और फिर ये भी पाकिस्तानी सोच रहे होंगे और वो हक जानिब है, कंसर्न है अपने मुल्क की सारी सूरत हाल पे कि अगर बहरान खत्म ना हुआ तो कहीं मुल्क में मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा, और अगर मिलिट्री ने टेक ओवर हुआ किया तो उस पर फिर पाकिस्तान के क्या असरात मुरतब होंगे। तो अब देखें, हम और आपके पास, आप टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, लेकिन नाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान के जो टेलीविजन है खास तौर से जहां से ये खबरें ओरिजिनेट हो रही हैं, तो वहां की जो हेडलाइन ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, तो उन्हीं हेडलाइंस की रोशनी में वो कुछ ना कुछ अपने अपने अंदाजे लगा सकते हैं कि अच्छा ऐसा है तो उसका मतलब ये रिजल्ट निकल सकता है। बहुत से सवालात, खुद ही जवाबात। लेकिन अगर आप एक चीज गौर से देखें तो पाकिस्तान में के जो टेलीविजन के एंकर्स हैं और वहां जो तज्ज़िया निगार बैठे हैं, वहां पर कोई संजीदा खबर और गैर जानिबदार तबसरे वहां सुनने को नहीं मिल रहे हैं। और जाहिर है वहां बड़ा पोलराइजेशन है, अपने अपनी पार्टियां हैं, अपने अपने मफादात हैं, और उसके मफादात के हिसाब से इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है कि फर्ज कीजिए एक टेलीविजन कुछ कह रहा है,
दूसरा टेलीविजन उसके बहुत ज्यादा बरक्स कोई नई बात कर रहा है, और उसमें अब प्रोपेगेंडा भी है, अफवाहें भी हैं और वगैरह वगैरह। और ताजा तरीन खबरों में जो आज बताया गया, जो हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं, उसमें ये कहा कि नवाज शरीफ ने GIT रिपोर्ट के बाद जो अपनी पहली काबीना का इजलास बुलाया था, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कह दिया, उनके तर्जुमान ने कहा कि नहीं, वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे। जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में अब कॉन्फ्रंटेशन की फिजा कायम होगी, जो बहुत से नए सवालों को जन्म देगी। जवाब नहीं आएंगे, सवालों को जन्म दिया जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर अड़ी हुई है कि वज़ीर आज़म के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जैसे आपने कहा कि खुर्शीद शाह का कहना यह है कि अगर नवाज शरीफ माइनस नवाज शरीफ हो जाए और पार्लियामेंट कायम रहे और हुकूमत जारी रहे तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जारी रहेगा। ये उनका नुक्ता नजर है, लेकिन उनके दिलों में छुपी हुई या उनके पास उनकी अपनी पार्टी की कोई हिकमत अमली होगी कि एक कदम नवाज शरीफ को आगे बढ़ाओ, फिर देखते हैं क्या होता है, ये है वो वगैरह वगैरह। आज यानी जुमे के दिन हम कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, तो उससे आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा होगा, आपके नाज़रीन को भी अंदाजा होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। आज यानी जुमे के दिन पाकिस्तान में और पाकिस्तान जो कुछ भी वाकयात हुए हैं उनकी थोड़ी सी झलकी पेश करना चाहते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो कि बियॉन्ड पाकिस्तान क्या हो रहा है और वो किस तरफ जा रहे हैं हालात। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने चीन की उस ऑफर को मुस्तरद कर दिया कश्मीर के बारे में। उसने कहा था कि वो कश्मीर का मसला हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान 41 करोड़ अदा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इसी से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जनाब नफीस ज़करिया ने कहा है कि भारत के जासूस कुलभूषण जाधव की वालिदा की वीजा की एप्लीकेशन ज़ेर गौर है। अब इसमें बहुत सारे सवाल उभर गए कि अब क्यों कह रहे हैं, आज क्यों कह रहे हैं। तो उनकी वालिदा जो है वो अपने बेटे से मिलने के लिए पाकिस्तान आना चाहती हैं। विदाउट कमेंट, इट्स ए न्यूज। कोयटा में पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत 4 पुलिस वालों को हलाक कर दिया। चमन के बाद पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक हफ्ते में दहशतगर्दों की बलोचिस्तान में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एक और अहम खबर कि वजीर आजम नवाज शरीफ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम से किसी अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। तो अब ये भी एक नया डेवलपमेंट है। अब मुमकिन है ये खबर ही सिरे से गलत हो, जराए जो बताते हैं वो रोज वो अपनी बात करते हैं। आइए फिर इससे बेहतर यही है कि हम खबरें और प्रोपेगेंडा और पाओ की तरफ बात आए। तो चलिए लौट आते हैं भट्टी साहब नवाज शरीफ के इस्तीफा देने या ना देने की तरफ। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सही। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो एक और अहम खबर कि आज ही के दिन, जुमे के दिन, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब से कहा है कि वो भी अपने लंदन के फ्लैट से मुतालिक तमाम माली दस्तावेज 25 तक या कब एक हफ्ते के अंदर फौरन जमा करें। अगर इमरान खान भी फारिग हो गए तो फिर नया सवाल कि क्या, एक तो मुद्दई इमरान खान एक मुद्दई और नवाज शरीफ अलेज्ड विक्टिम या मुलजिम, जो कुछ भी कह रहे हैं, अलेज्ड कह रहा हूं मैं क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला तो नहीं आया, तो अभी मैं उनको नहीं कह सकता हूँ। तो दोनों फरीक जो हैं अगर फारिग हो गए तो फिर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, और फिर पूरी इस सूरत हाल को जो है आपको रिव्यू करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए मैंने ऊपर का वर्ड इस्तेमाल किया अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि मुल्क सफर करता है इकोनॉमिकल कंडीशन में और वैसे भी, और पाकिस्तान के चारों तरफ हमारे मुखालफिन। तो सर अभी तक वही बात है, इसीलिए मैंने जी इंडिया के हवाले से बात की। तो अनसर्टेनिटी से मुराद है कोई चीज़ वाजे नहीं है। और लताफ़ साहब एक दिन आगे जा रहे हैं, आज जुमेरात है, आप जुमे तक पहुंचे हैं, वैसे आपकी गुफ्तगू में जो है जुमे का जिक्र ज़्यादा आ रहा है।
अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ। आज ही के दिन कर रहे हैं और मैं जो है इसलिए गलत, मैं भी तो एक कंसर्न पाकिस्तानी हाँ, लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है। नहीं, मुझे अपना बात बताना है, तो नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे शुरू आपकी करूं, एक बात दुरुस्त वजीर है। क्या बनाऊं। नहीं, आपकी एक बात दुरुस्त है कि हम, रात और दिन में मैं ये समझ रहा हाँ, हूँ कि नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान में जुमा हो चुका है, जाहिर है। यहाँ अगर 10 10 बजे, दिन का तो फर्क है। हाँ, यहाँ पे 10 बजे हैं तो वहाँ पे वाकई अगला दिन आ गया, जुमा आ गया। थर्सडे, हाँ, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में वाकई फ्राइडे हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा लताफ साहब, एक चीज आपने गौर किया कि जो जावेद हाशमी साहब की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, वो हर दफा ऐसी बातें करते हैं, उनके ऊपर तो कोई, अगर या तो वो सच बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन, कोई जाहिर इस हवाले से कोई बात नहीं करता उनसे, और ना ही जो है उस पर भी कोई एक्शन लिया जाता है। उनमें कितनी हकीकत है इन बातों में? अच्छा भट्टी साहब, अगर आप मैं सवाल उसमें, अगर मैं आपको सवाल चेंज करवाऊं तो मैं ये कहता हूं कि जो मैं चेंज करवाऊंगा उसी में जवाब होगा। सवाल ये पैदा होता है कि तमाम अहम मौके पर जावेद हाशमी साहब जो हैं, जो खासे कंट्रोवर्शियल भी हैं इस पार्टी से उस पार्टी में और वगैरह वगैरह, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे इमरान खान के, उस वक्त वो मुद्दई थे, अब वो किसी पार्टी में नहीं है। सही। सवाल ये पैदा होता है कि जब भी कोई सीरियस वाकया होता है तो उनके इंकशाफात क्यों सामने आते हैं? वो किसी वो उनका क्या कहता है, ना वो अपोजिशन पार्टी में है ना वो नवाज शरीफ की पार्टी में, जब उनके अहम आते हैं, इसका मतलब, और वो इंकशाफ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई और इदारा या कोई और कुव्वत या कोई छुपे हुए हाथ या इनविजिबल फोर्सेस, नादीदा कुव्वतें, अस्करी कुव्वतें, कितनी कुव्वतें हैं वहां पर। सही है, तो क्या उनको कोई ब्रीफ करते हैं कि आप प्रेस ये कॉन्फ्रेंस करें, ये कहें? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। तो मैंने आपको बता दिया कि टाइमिंग उनके अजीबोगरीब, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू होती है, सवाल कर सकते हैं कि जब कोई बड़ा वाकया होता है तो ताहिर कादरी साहब भी लाहौर में होते हैं, आज उनका बयान भी आया, शरीफ साहब का भी घर लाहौर ही में है। तो ये इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने एक थोड़ा सा जो हल्की सी झलकियां दी कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सही। अच्छा लताफ साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक लड़ाई हो रही है नवाज शरीफ फैमिली या गवर्नमेंट वर्सेस अननोन कितने हैं। अननोन में क्या है कि अब पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लीजिए, सारे लोग अभी तक तो यही कहते रहे, हम और आप समेत, के एक फ्रेंडली अपोजिशन है। तो अब ये मसला तो सुलझा नहीं कि जरदारी जो है और या उनकी पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे अपोजिशन में है, फ्रेंडली अपोजिशन है या सीरियस अपोजिशन है। फजलुर रहमान के अभी मैंने टेलीविजन पे देखा है, कोई जो मेरा आती ये अभी टेलीविजन पे मैंने देखा है, और वो खरा सच वाले साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की किस पास मौलाना फजलुर रहमान की कुछ एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाएंगे, तो उसके बाद वो अभी तक वो नवाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो कागजात पे दस्तखत हो जाएंगे फिर अपोजिशन के साथ हो जाएंगे, नवाज शरीफ से टूट जाएंगे और वो भी अपोजिशन में शामिल हो जाएंगे। अब इन खबरों में, इन अफवाहों में कितनी हकीकत है इसका तयन करना। लेकिन लताफ साहब, ये आगे आपको लगता है कि मामला आगे थोड़ा सा चलेगा? ये कोर्ट की हियरिंग जब होगी मंडे वाले दिन तो ये जल्दी निमट जाएंगी चीजें? मेरा ख्याल ये है कि अगर इनको 20 दिन लेने होंगे, ये मेरा अंदाजा है, तो ये 15 दिन में फैसला कर देंगे। लेकिन फिर नवाज शरीफ को एक और हासिल है, एक अपील का हक है, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसको अपील नहीं कहते बल्कि उसको रिव्यू पिटीशन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि नवाज शरीफ साहब कोर्ट में जा सकते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका मुझे पता नहीं, बीच में कोई और फैसला ना हो जाए। तो रिव्यू पिटीशन में जाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो उनका नवाज शरीफ का वकील कोर्ट में जाएगा और वो ये कहेगा कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला है, ये 3 जजों की या 5 जजों की जो बेंच है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है, चाहे वो मुश्तरका हो या अलग अलग हो, वो भी एक अलग कंफ्यूजन है कि वो कैसे करेंगे, या 5 जजों का फिर फैसला मिला के देंगे, कैसे करेंगे, ये अलग बात है। तो वो ये कहेंगे कि जनाब इसमें ये फ्लॉज हैं इस फैसले में, इस
और इस फैसले में बाइस्ड है और ये कि इसमें कानूनी यहाँ वर्जियां की हुई हैं, वो अपने कुछ पॉइंट नजर करेंगे। तो इन इख्तलाफात के बाद, इन फ्लॉज की वजह से हम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ है वो उसे रिव्यू करे और लार्जर बेंच भी बनाने की दरख्वास्त हो सकती है। उनका वकील ये भी कह सकता है कि जनाब हमें फुल बेंच चाहिए। सही, ठीक। तो जब फुल बेंच अगर वो मांगेंगे तो फिर चीफ जस्टिस दोनों के दलाइल सुनेंगे कि फुल बेंच दी जाए ना दी जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये फैसला करेंगे, उनका इख्तियार है कि फुल बेंच दी जाए या ना दी जाए। तो उसी दिन फैसला दे दें या अगले दिन फैसला दे दें कि हमने फुल बेंच किया। तो फुल बेंच में वो 5 जजेस नहीं बैठेंगे जो ऑलरेडी अपना फैसला दे चुके हैं। तो फिर फुल बेंच कितनी बड़ी है और उस फुल बेंच में क्या वो है, वो एक रिव्यू पिटीशन। लेकिन नॉर्मली रिव्यू पिटीशन को 10 दिन में या 1 हफ्ते जल्दी खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब करें जब भुट्टो साहब को सजा मौत दी थी और ऐसा ही बिल्कुल ठीक है लताफ़ साहब, इसका मतलब ये हुआ कि पिटीशन जो है 10 दिन का खेल है। सही। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो नादीदा होते हैं, मतलब उनका ख्याल ये है कि इस हुकूमत को खत्म कर दिया जाए। किसको खत्म कर? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को। नवाज शरीफ की हुकूमत को, जो नादीदा को, जो नजर ना आने वाली हुकूमतें हैं, उनका यही फैसला है कि इस हुकूमत को खत्म कर दिया जाए। ये बात अगर मुझसे न चलवाएं तो मैं ये कहूं कि जो नवाज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा है कि हमें मालूम है कि हिडन हैंड क्या तो है, बताते क्यों नहीं कौन से हिडन हैंड है, वो जिक्र करते हैं ना। कह रहे हैं तालियां कौन बजा रहा है, ये तो वाजे हो गई। कोई एस्टैब्लिशमेंट का नाम कह रहा है, कोई आदमी का नाम ले रहा है, कोई नादीदा कुव्वत, इनविजिबल फोर्सेस वगैरह वगैरह, लेकिन कोई तो है, कोई तो है जो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करने में साजिश कह लें, मशवरे कह लें, सही में फैसले कह लें, कुछ भी उसका नाम दे दें, लेकिन दोनों तरफ जो है तो आग तो बराबर लगी हुई है ना। राइट, तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ उनके मुखालिफिन है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने नहीं आते, बिल्कुल ठीक, नहीं पता बिल्कुल ठीक, वो किधर जाएंगे। सही। ताज साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, और मंडे इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी इंशाल्लाह। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की कैफियत, जैसे लताफ़ साहब ने बताया, वो बिल्कुल मौजूद है और सबको मंडे का इंतज़ार है जब इसको सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। उसके बाद ये फैसला होगा कि कितने दिन लग सकते हैं, क्या उनका जो है किस तरफ वो जा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह लताफ़ साहब ने कहा कि हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन भी आ जाए। और जनाब, इस सेगमेंट को यहीं क्लोज करेंगे। फैसल मजीद साहब मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं, अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे। इंटरेस्ट रेट का क्या फ़र्क पड़ सकता है, आगे क्या हो सकता है, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ऑन एयर विद अर्शद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। हमने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि यहाँ की इकॉनमी जो है, कनाडा की इकॉनमी जो है, रियल एस्टेट उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विसेज बेस्ड ये पूरी इकॉनमी हमारी चलती है, सर्विसेज बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा मेजर है, ड्राइविंग फोर्स आप कह सकते हैं रियल एस्टेट। अब मॉर्गेजेस के हवाले से आपको पता कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वेडनेसडे को जो है उसमें कुछ इजाफा किया, उस पर इम्पैक्ट के हवाले से बहुत सी बातें पहले भी होती आ रही थी, अब भी होती आ रही हैं। लेकिन आज हमारे पास ख़ास मेहमान हैं, फैसल मजीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ये मॉर्गेज स्पेशलिस्ट भी हैं और इकॉनमी से इनका बड़ा ताल्लुक़ है, 15 साल से इस फील्ड में हैं। और बैक होम भी अगर इनके एजुकेशन के हवाले से देखें तो इकनॉमिक्स इनका मेन फील्ड रहा है। थोड़ा सा इन्होंने जर्नलिज्म को टच किया, लेकिन इकॉनमी को बेसिकली जो है वो इस पर बोल रखते हैं। बहुत अरसे से कम्युनिटी में बहुत सी सर्विसेज भी देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक हैं? भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम। आप तशरीफ लाए हैं, नहीं आप मसरूफ़ हैं, मैं बताया, लेकिन आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारी बातें इंटरेस्ट रेट के हवाले से पहले बड़ी लोग बातें करते थे, कुछ डराते हैं, कुछ नहीं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बहुत कम लोग इस हवाले से बात करते हैं। ये जो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, क्वार्टर पॉइंट बेसिस जो इसकी बढ़ी, क्या फ़र्क पड़ा है इससे, और क्या इसको आप समझते हैं कि इसकी एप्लीकेशन हो सकती है? रियल एस्टेट तो एक मैशर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका तो असर बहुत जगह पे होता है, तो क्या इसका आपसे कह सकते हैं कि एप्लीकेशन हो सकती है? थैंक यू सो मच भट्टी साहब, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने का। वेलकम। भट्टी साहब, ये ड्यू था इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ फॉर ऑलमोस्ट 7 years नाउ, सिंस 2010 से ये इंक्रीज़ नहीं हुआ।
अब इसके कुछ इंडिकेटर ऐसे थे कि बैंक ऑफ कनाडा को ये रेट बढ़ाना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इस बढ़ाने की राह में हायल भी हैं और अभी तक मौजूद हैं। अच्छा। जैसे कि इस वक्त अनसर्टेनिटी ट्रेड बिटवीन यूएस बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा सबसे अहम फैक्टर है वीक ऑयल प्राइसेस। अच्छा। और तीसरा सबसे अहम फैक्टर है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो टारगेटेड से बिलो है, विच इज़ 1.3। अच्छा। 1. अगर इस फैक्टर को हम देखें तो इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में ये बढ़ना नहीं चाहिए था। अच्छा। लेकिन बढ़ाने की जो वजह बताई गई है, गवर्नर कनाडा ने बताई है, वो ये थी कि इनकी जो आउटलुक थी जीडीपी की वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। अच्छा। इनकी एक्सपेक्टेशन थी 2.6, जबकि ये 2.8 पे आई है। आ गई। ठीक। और ये फिर तमाम इकोनॉमिस्ट जितने भी है प्राइवेट कंपनीज के जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हो सकता है कि साल के एंड तक एक दफ़ा फिर इसको इंक्रीज़ करें। अच्छा। इंक्रीज़ करें और ये करते जाएं 2018 के एंड तक। लेकिन बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर जो हैं इस हवाले से बहुत मोहतात हैं, इसको बहुत ज़्यादा मोहतात। उन्होंने ये कहा है कि हम इस पे भी डिसाइसिव नहीं हैं। ठीक है। हम नंबर्स देखेंगे, जब डाटा देखेंगे, डाटा के बाद हम इसका डिसीजन करेंगे। ठीक। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी ज़रूर कहा है कि इस वक्त इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ग्रो कर रही है। हाँ। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं और पीपल आर स्पेंडिंग, और जो कंपनीज हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। सो दैट इज़ द रीज़न उन्होंने क्वार्टर बेस बढ़ाया है। अच्छा। हालांकि बाज़ औक़ात माजी में शायद ऐसे मामला थे, ऐसा वक्त था कि लोगों का ख्याल था कि अब बढ़ जाएगा, उस वक्त बैंक ऑफ कनाडा ने नहीं बढ़ाया, हालांकि शायद उस वक्त बढ़ा देते। तो अभी ये मौका जब आया तो सिर्फ इसी वजह से कि इकॉनमी इनकी ग्रो कर रही, तो उन्होंने देखा कि अब ये स्टेबल हो जाएगी कुछ अर्सा। जी सर, इसी वजह के इनकी जो आउटलुक अभी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं पूरा 2017 एंड 2018 के एंड तक, ये 2.6 के मुताबिक इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन 2000 बहुत अहम चीज़ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के मुताबिक 2009 में फिर दोबारा 1.9 पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। 2019 में 19 में, सॉरी 2009, माफ़ी चाहता हूँ, 2019 में। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेट बढ़ाएंगे भी कपल टाइम, 2019 में भी इनको दोबारा सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, कर सकते हैं कि रिवर्स करें कि उसको सस्टेन करें उस रेट को। ठीक। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब लोग इंटरेस्ट रेट को सीधा सीधा रियल एस्टेट के साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं कि जी बस मॉर्गेज बढ़ जाएंगी। क्या असर होगा? और एक आम बंदे को देखें, फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसका घर है, उसकी मॉर्गेज में क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी की ज़ाहिर है होम इक्विटी होती है, होम लाइन इक्विटी होती है, किसी की वैसे लाइन ऑफ क्रेडिट्स होती है, तो क्या मजमूई तौर पर असर पड़ेगा इसका? देखिए बड़ी साहब, राइट वे मैं नहीं समझता कि इसका 1/4% का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। अगर आप एडजस्टेबल मॉर्गेजेस ले रहे हैं और आप 100,000 की मॉर्गेज हो तो मैक्सिमम $10-12 पर मंथ आपका डिफरेंस है ऑन 100,000। 100,000। अच्छा, ठीक। और अगर आपके पास हीलॉक है विच इज़ होम लाइन ऑफ क्रेडिट है, अगर वो 100,000 की है, उसका चूंकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन द रेट आपका $21-22 पर मंथ का इस पॉइंट पे डिफरेंस आएगा। आई डोंट थिंक सो इट विल इम्पैक्ट अ लॉट। मतलब 5-6 लाख की भी किसी की अगर मॉर्गेज है तो $70-80 से ऊपर, $70-80 मतलब अंडर 100 तकरीबन। जी 100 एब्सोल्यूट। इसका ये मैं बात कर रहा हूँ 25 एमोर्टाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बेस ऑन 25 एमोर्टाइजेशन। आई डोंट थिंक सो इट विल इम्पैक्ट अ लॉट सर। ठीक है, सही। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट ने स्ट्रेस टेस्ट एक जो है, अब बहुत सारी चेंजेस इन्होंने की, मॉर्गेजेस थोड़ी सी टफ हो गई हैं पिछले दिनों में, आपने देखा फॉरेन जो बायर्स उन पे टैक्स वगैरह लगा। तो इस स्ट्रेस टेस्ट क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या था, और क्या अभी नया भी कोई स्ट्रेस टेस्ट गवर्नमेंट सोच रही है? बट सब लास्ट ईयर उन्होंने किया ये था कि प्रायर टू दैट डिसीजन से पहले ये होता है कि अगर आपने 5 ईयर फिक्स रेट मॉर्गेज लेनी है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रेट पे क्वालिफाई करना होता था। सही। लेकिन अब उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट में ये किया था कि रिगार्डलेस आपने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, एडजस्टेबल प्रोडक्ट लेनी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का फिक्स लेना है, आपको कनाडा का जो बेंचमार्क रेट है 4.64 जो आज का है, उसके मुताबिक आपको क्वालिफाई करना पड़ना था। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस टेस्ट। अब जो देखा जा रहा है कि सूनर और लेटर गवर्नमेंट जो सोच रही है करने का, कि ये तो मॉर्गेजेस थी जो इंश्योर्ड मॉर्गेजेस थी उनके लिए है, लेकिन कनाडा में तकरीबन टोटल मॉर्गेज का 46% जो है
वो अनइंश्योर्ड मॉर्गेजेस भी होती हैं। अनइंश्योर्ड मॉर्गेजेस वो होती हैं जब आपका डाउन पेमेंट 20 या 20% से ज़्यादा होता है, तो वो 46% है, कीप इन माइंड सर। सही। और उसका भी 32% जो है वो 5 बड़े बैंक ओन करते हैं। अच्छा। अब गवर्नमेंट सोच रही है, इम्प्लीमेंट करते हैं ये नहीं, कि वो उन तमाम मॉर्गेजेस को, अनइंश्योर्ड मॉर्गेजेस के लिए भी स्ट्रेस लेवल मैं थोड़ा सा इसमें अपने जो देखने वाले क्लियर कर दें, बाज़ लोग जब 20% से कम मॉर्गेज देते हैं तो उनको एक इंश्योरेंस की पेमेंट करनी पड़ती है। बाज़ कहते हैं ये क्या है, तो जो 20% प्लस होती है उनको वो मॉर्गेज की इंश्योरेंस नहीं देनी पड़ती। तो वो जो अनइंश्योर्ड हैं वो आप बता रहे हैं कि 46%, वो 46% ऑफ द टोटल मॉर्गेज इन कनाडा में है। ठीक है, 46% है। उसका गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको भी हम स्ट्रेस टेस्ट की तरफ लेके आए। अच्छा। उनका भी स्ट्रेस टेस्ट किया जाए। वो इस वक्त गवर्नमेंट के ख्याल में, वो इंतहाई उनके ख्याल में वल्नरेबल समझ रहे हैं उनको। जी सर, वो बहुत रिस्की बिजनेस हो चुका है। रीजन बीइंग जब आपके मॉर्गेज इंश्योर्ड होती है तो वो मॉर्गेज ऑलरेडी उसको CMSE या 2 प्राइवेट अदारे उसको इंश्योर्ड कर रहे, तो पैसा लेंडर का ऑलरेडी सेफ एंड साउंड होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से ये गवर्नमेंट सोच रही है। और दूसरा जो अभी बहुत अहम चीज़ है, अभी फाइनल नहीं हुआ, जहाँ तक मेरा ख्याल में आज या कल गवर्नमेंट को जो ही लॉक के प्रोग्राम है कि आपके घर के अगेंस्ट जो होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट बैंक्स दे देते हैं, इसके हवाले से भी मुमकिन है इसको भी रिव्यू करें, हो सकता है इसको वो बंद कर दें। अच्छा, क्योंकि पहले ये बाज़ औक़ात शायद कुछ अर्सा पहले तो बहुत 90-95% तक भी ले लेते थे। 100%, अब कुछ कम किया था उन्होंने, काफ़ी मुश्किल हो गया था इस हवाले से। लेकिन गवर्नमेंट उसको सोच रही है कि हो सकता है उसको बंद ही कर दें। अच्छा, मेरे ख्याल में उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो ही लॉक का 2016 के एंड तक जो वॉल्यूम है वो $211 बिलियन है और तकरीबन 3 मिलियन पीपल के पास है। सही। अब जो आपका रेट इंक्रीज आया है 1/4%, इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल जिनके पास ही लॉक है विल बी स्लाइटली अफेक्टेड एज वेल। थोड़ा सा सही हो, उनकी मंथली पेमेंट में फर्क आएगा। अच्छा, जो नया जो अनइंश्योर्ड इंश्योरेंसेज हैं उसके ऊपर स्ट्रेस होगा तो वो नए और जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगा। जी बिल्कुल, उनके ऑलरेडी हैं ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल उनके साथ हो। उनके लिए। अच्छा, अभी इम्पैक्ट जो आप बताएं कि बहुत कम नज़र आ रहा है, तो रियल एस्टेट मार्केट आपने देखा कि काफ़ी उनकी सेल्स जो हैं वो काफ़ी डिक्लाइन हो गई हैं पिछले अगर 2 महीने को देखें, अगर कंपेयर करें पिछले साल से। ऐसे ही थोड़ा सा प्राइस में भी स्लाइटली जो है डिफरेंस आया, ये कंटिन्यू होता आपको नज़र आता है अगर एक और भी अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया तो? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं अब तक, वो बीइंग ए कैनेडियन वो बहुत अच्छे उनके स्टेप्स थे। द रीज़न बीइंग कि जिस तरीके से घरों की प्राइसेस बढ़ रही थी, अनरियलिस्टिक, बिल्कुल सही। बाय एट द एंड ऑफ द डे होना क्या था, जब उसने क्लैप्स करना था, उसका सिर्फ हाउसिंग सेक्टर पे फैक्टर नहीं रहना था, पूरी इकोनॉमी ने उसको ले लेना था। तो उन्होंने कूल डाउन करने के लिए थोड़ा सा कि भी रियलिस्टिक हो जाए। जी, रियलिस्टिक। तो अभी लगता है आपको हो जाएंगे रियलिस्टिक? थोड़ा सा तो हुई हैं, प्राइसेस हाई लेवल पे जाके स्टॉप तो हो गई हैं, थोड़ा सा डिप आया है, लेकिन रेट इंक्रीज के साथ इतना ज़्यादा डिप नहीं आएगा। इसमें बहुत अहम चीज़ है बटी साहब जो समझने वाली है मेरी राय में सर, मेरी राय में आपके GTA एरिया में बाहर कौन है, डेमोक्रेटिक फैक्टर देखें सर, ज़्यादातर इमिग्रेंट हैं। बिल्कुल सही। और इमिग्रेंट भी वो हैं, आप देखिए मोर देन 200,000 पीपल आर कमिंग इन GTA, और वो लोग हैं जो पैसा लेके आ रहे हैं। अब मेरी राय में सर, आई कुड बी रॉन्ग, मेरी राय में ये है कि उनके पास अगर $5 लाख है, उनको बीइंग इमिग्रेंट कहीं अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही कि इन्वेस्ट कहाँ तो वो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, कर रहे होते। या तो ओंटारियो गवर्नमेंट को ऐसा अदारा क्रिएट करे कि उनको रहनुमाई करे कि भैया रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा कहीं और भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में ये प्राइसेस स्टेबल करेंगी, लेकिन डिप होंगी, बहुत कम होंगी, ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी वो रुक जाएंगी। हाँ, क्योंकि जो जिस तरह मल्टीपल ऑफर्स आ रही थी और ख़रीदना मुश्किल, न्यू जो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए थे, तो चले थोड़ा सा मुमकिन है कि बेहतरी इसमें आ जाए। अच्छा, हम ज़्यादातर ताल्लुक खैर बाकी कम्युनिटीज़ के साथ भी रहता है, साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ ज़ाहिर है ताल्लुक ज़्यादा रहता है, तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रियल एस्टेट में, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और ख़रीदो फरोख्त के हवाले से भी? जी बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, मैंने इसलिए कहा कि डेमोक्रेटिक फैक्टर देखें ना, आप भी ज़्यादातर हमारे लोग ज़्यादा नहीं, हमारे लोग हैं या इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये लोग मिडल ईस्ट के लोग ज़्यादा, हाँ मिडल ईस्ट से बहुत लोग हैं, वो ज़्यादातर वही आ रहे हैं जी सर। यहाँ पे, तो वो उन्हीं की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। कोई बंदा पाकिस्तान से भी अगर आ रहा है
तो ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना कि सारा कुछ कंप्लीट करके आता है, सारे पैसे ले आता है। बिल्कुल। तो ये फैक्टर अच्छा तो है कि इसमें प्रॉफिट तो हो जाता है, लेकिन सम टाइम अगर सूरत हाल हो जाए जिस तरह आप बता रहे हैं तो उसमें फिर मुश्किल हो जाती है, तो वो उसका असर जो है वो सारा। तो उसकी रीज़न ये है कि जो भी इमिग्रेंट आ रहे हैं कि उनका अपना सोशल जो हल्का होता है वो भी जिन लोगों में आते हैं उनके पास खुद इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि यार इस सेक्टर के अलावा कहीं और भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि पूरे का पूरा फोकस जो है रियल एस्टेट पे किया जाता है, स्पेशली GTA एरिया की बिल्कुल सही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह मेहनत काफ़ी करती है, वो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को बेहतर कर ही लेती है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, इस वक्त आप सुन के हैरान होंगे कि पूरे कनाडा में जो इस वक्त फोरक्लोजर या जिसको आप कह लें कि लेट पेमेंट का लेस देन 1% है सर। जो हमारे मोर देन 99% मॉर्गेजेस जो हैं वो ऑन टाइम है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन टू द इकॉनमी एंड टू द रियल एस्टेट सेक्टर। हाँ, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि वो डर लगा रहता है, जैसे इकॉनमी में यही मसला होता है कि डेट बढ़ते जा रहे हैं, तो बैंक भी और गवर्नमेंट भी शायद इस बारे सोचती है कि कहीं खुदा न खास्ता कोलैप्स हो गया तो फिर क्या सूरत है बनेगी। ठीक कह रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट जो मैंने कहा ना, जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं बहुत अच्छे उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। तो आप इसको बेहतर समझते हैं रेट इंक्रीज भी इस वक्त की सूरत हाल में? मेरे ख्याल में, मेरी राय है सर कि इन्होंने रेट, मैंने जैसे अर्ज किया कि जितने इसके फैक्टर्स हैं, जितने इंडिकेटर हैं वो इसके हक में नहीं थे रेट मास वाइज GDP के इंक्रीज के। हाँ वो है। मुझे लगता है मेरे ख्याल में कि जैसे उन्होंने भी सिर्फ पल्स चेक की है, चेक कर लें, क्योंकि चेक कर ले कि हालात क्या चलते हैं। ठीक नहीं, वरना आप बता रहे हैं कि 2019 में हो सकता है कि अगर 1.9 प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये ना हो कि दोबारा वापस भी करना पड़े। तो मेरे ख्याल में पल्स चेक की है उन्होंने, सिर्फ पल्स चेक की है। तो फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करते रहेंगे आइंदा भी इकॉनमी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हो आपसे ज़रूर अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। फैसल मजीद साहब मॉर्गेजेस के हवाले से मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं और इकॉनमी इनका सब्जेक्ट है, इकनॉमिक्स, उस वाले से हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़िंदगी में इंसान को बहुत से मौके मिलते हैं, क्योंकि कनाडा वैसे भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसमें एक डिपार्टमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, ख़ासतौर पर साउथ एशियन की है, वो रियल एस्टेट है। अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि आपको ये ज़रूर देखना पड़ता है कि हमेशा जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करें या जब भी कोई काम करने लगें तो उसके नेगेटिव से शुरू करना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर ये हो गया तो आप सर्वाइव कर लेंगे। जैसे अभी कुछ बढ़े हैं मॉर्गेज के रेट्स, अगर ये ज़्यादा बढ़ते हैं तो आप कैपेबल हैं कि आप उस चीज़ को, वो आप अपना स्ट्रेस खुद करना है। हर शख्स को अपना स्ट्रेस पता होता है कि किस तरह से चलना है, तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम तो खुद आपको कहते हैं कि हम फील्ड में इस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल ये रहे कि आप परेशानी में ना आ जाएं। ये ज़िंदगी मुख्तसर ज़िंदगी है, इसको जितना सुकून से गुजारें वो बेहतर है। अल्लाह रब्बुल करीम ने आपकी किस्मत को आपको देना ज़रूर है, और खुदा रब्बुल करीम कहते हैं कि कोशिश भी करें, आप कोशिश भी करें, मेहनत भी करें, साथ साथ दुआ भी करें। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है आप सबके लिए अल्लाह रब्बुल करीम आसानियाँ पैदा करे। तो चलिए जनाब, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना बल हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अगले प्रोग्राम में मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द।